बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। तो इस चैप्टर से ये हमारा पहला लेक्चर है। मैं हूँ सैयद अवैस फयाज। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है साइंस का, फ़िज़िक्स क्या है, साइंस और फिज़िक्स का क्या रिलेशन है और फिज़िक्स कहाँ से डिराइव की गई है। इसके अलावा हम लोग स्कोप ऑफ फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स किस किस फील्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है और हमारे रोज़मर्रा के मामलात में कहाँ पे फ़िज़िक्स का अमल दखल है। उसके बाद सबसे बेसिक चीज़ स्टार्ट हम लोग करते हैं साइंस से। साइंस हमारे पास क्या है? साइंस एक लैटिन वर्ड है सेंशिया, उससे डिराइव किया हुआ है और इससे का मतलब ये है कि नॉलेज। नॉलेज का मतलब है आप किसी किस्म का भी जो इल्म हासिल कर रहे हो। आगे हम लोग डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली जब जो लैटिन वर्ड सेंशिया से निकला है, इनिशियली जब साइंस की बात की जाती है तो साइंस को इसके अंदर हर किस्म का तकरीबन नॉलेज जो है वो स्टडी किया जा रहा था। आगे फिर हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन कैसे हुई है। तो इसे जितनी भी जो स्टडी की जा रही थी वो एक ही ब्रांच के अंदर स्टडी की जा रही थी, जिसे आप लोग नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते हैं। तो जो हम लोग फिर साइंस की डेफिनेशन करते हैं वो हम लोग साइंस को इस तरह से डिफ़ाइन करते हैं: द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज़ नोन एज साइंस। ऐसा इल्म जो आप लोग ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं, मतलब तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल करते हैं। तो यहाँ पे दो मेन वर्ड्स हैं, ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। इन्हें ब्रीफली हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या होते हैं। और उससे भी पहले हम लोग थोड़ी सी ये बात कर लें कि आप साइंस के अंदर इनिशली लोगों के बेसिक जो क्वेश्चन होते थे, साइंस क्या है, ठीक है, और हवा कैसे चलती है, उसके अलावा आग के जलने के बारे में, या जो पानी बहता है वो डाउन स्ट्रीम बहता है। तो इस तरह के बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते थे। तो यही उनकी ऑब्जर्वेशन थी और इसके मुतल्लिक वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते थे। अनजाने में भी कुछ एक्सपेरिमेंट होते थे, लेकिन उन्हें जो इल्म हासिल होता था वो आप लोगों से साइंस कह देते थे। तो अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन बेसिकली क्या है। बात कर लेते हैं हम लोग ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन पे। तो ऑब्जर्वेशन हमारे पास क्या है? अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन समथिंग वन हैज़ सीन, हर्ड आर नोटिस्ड। कोई भी शख्स किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व करता है अपने सेंसेस को यूज़ करते हुए, अपने हवा से हमसा, मतलब अपने जो 5 सेंसेस हैं उन्हें यूज़ करते हुए कोई चीज़ देखता है, उसे चख लेता है, उसे छू के ऑब्ज़र्व कर लेता है, या उसे सुनता है। तो ये उसकी ऑब्ज़र्वेशन आ जाती है। तो ऑब्जर्वेशन को हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हमारे पास ऑब्जर्वेशन आ जाती है क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, और एक हमारे पास आ जाती है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। जो आपके पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर आप लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी चीज़ को, उसकी क्वालिटी के बारे में बताते हैं। आप लोग उसको अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए आप लोग उस चीज़ को एक्सप्लेन कर लेते हैं। उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गैदर करनी हो, आप लोग वो इन्फॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। तो ये आप लोग अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। उसके बरक्स जब आप क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर आप लोग डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप लोग किसी चीज़ की मकदार के बारे में बता सकें। आप लोग क्वांटिटी के बारे में एक्चुअली बता रहे होते हैं। आप लोग मुख्तलिफ तरह के इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली ऑब्जर्वेशन को आप लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक आप पास क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन और एक आप पास क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। तो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर आप लोग डिस्क्राइब करते हैं किसी भी चीज़ को, एक्सप्रेस करते हैं, नंबर्स में भी बता सकते हैं उसे, लेकिन आप लोग अपने सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं। जबकि क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो आपके पास आ जाती है उसके अंदर आप लोग डील करते हैं नंबर्स के साथ, अमाउंट के साथ, और आप लोग डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ आगे हम लोग जो बात कर रहे हैं वो हमारे पास आ जाती है एक्सपेरिमेंटेशन। एक्सपेरिमेंटेशन आपके पास क्या होता है? अ टेस्ट अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन दैट इज मेड टू डिमॉन्स्ट्रेट अ नॉन ट्रुथ
नॉन ट्रूथ आर द डिटरमिन द एफिकेसी ऑफ समथिंग प्रीवियसली अनट्राइड। अभी एक्सपेरिमेंट क्या है, जिस तरह मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व आप लोग मिसाल के तौर पे आप लोग क्या देखते हैं जी कि आग जल रही है, आप लोग देखते हैं कि हवा चलती है, आप लोग ऑब्ज़र्व करते हैं इस चीज़ को, आप लोग देखते हैं कि पानी बह रहा है, उसके अलावा आप लोग किसी चीज़ को डूबते हुए देखते हैं, किसी चीज़ को आप लोग पानी पे तैरते हुए देखते हैं, किसी चीज़ का घिरना आप लोग देखते हैं, तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन है। आप लोग देखते हैं कि दिन और रात हो रहे हैं, ठीक है, तो ये आपके पास थी ऑब्जर्वेशन। अभी कुछ चीज़ें आप लोग एक्सपेरिमेंटली इन्हीं चीज़ों को वेरीफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आप लोग देखते हैं कि पानी बहता है, पानी कैसे बहता है, पानी हमेशा आप लोगों ने देखा होगा कि ऊपर से नीचे की जानिब बहता है। इस चीज़ को आप लोग एक्सपेरिमेंट के तौर पे कैसे देखेंगे, मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक ट्रे ली है, उसके अंदर आप लोगों ने पानी डाला, तो अगर आप लोगों से बिल्कुल एक स्मूथ सरफेस के ऊपर फ्लैट सरफेस पे रखेंगे तो वो नहीं बहेगा, जबकि एक सिरा आप लोग जब उठा लेंगे तो पानी आपको बहता दिखाई देगा। तो यहाँ से हम लोगों ने ये चीज़ देखी, ऑब्जर्वेशन तो थी कि पानी बहता है, लेकिन क्यों बहता है, वो इस वजह से कि आपके पास एक एंड जो है वो हायर पोटेंशियल पे चला जाता है, आप लोग एक एंड को हाई रखते हैं, दूसरे एंड को लो रखते हैं और पानी बहता है। उसी तरह से पुराने वक्तों में आग जो जलाई जाती थी, उन्हें फ्रिक्शन की वजह से पत्थरों का टकराव होता था, वहाँ से आप लोगों ने वैसे भी देखा होगा कि चिंगारियाँ उठती हैं। तो यहाँ से हम लोग ये भी देख सकते हैं कि आपके पास जब फ्रिक्शन होती है, वहाँ पे एक ये चीज़ भी होती है कि हीट पैदा होती है। आमतौर पे ये भी आप लोगों ने देखा, हाथों को रब करते हैं तो हीट पैदा होती है, तो एक्सपेरिमेंटली आप लोग जब रब कर रहे हैं तो वहाँ से हीट प्रोड्यूस होगी, फ्रिक्शन हमें हीट देती है। ये चीज़ आ गई। उसके अलावा आप लोग चीज़ों को डूबते हुए देखते हैं या तैरते हुए देखते हैं, तो आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया होगा कि बर्फ़ जो है वो पानी पे तैरती है क्योंकि उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। एनॉमलस बिहेवियर आगे आप लोग डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें। एनॉमलस बिहेवियर की वजह से बर्फ़ थोड़ी सी फैल जाती है और पानी की सतह पे वो तैरती है। तो इस चीज़ को आप लोग एक्सपेरिमेंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप लोग पानी को रखें फ्रिज के अंदर, आप लोग थोड़ी जब बर्फ़ बन जाएगी आप लोग ऑब्ज़र्व करेंगे कि वो फैलता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये चंद एक आपके पास ऑब्जर्वेशन आ जाती हैं और साथ आप लोगों ने एक्सपेरिमेंटली इन चीज़ को थोड़ा सा वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट जो है वो आप आमतौर पे आप लोग किसी भी लैब के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। इसके अलावा एक्सपेरिमेंट्स की जब जहाँ तक बात की जाए तो एक्सपेरिमेंट के अंदर आप लोग इस तरह से करते हैं कि एसिड और बेस को मिलाया जाता है तो आपके पास वाटर और साल्ट बन जाता है। आप लोगों ने 8th क्लास के अंदर ये वाली चीज़ें डिस्कस की हुई हैं, तो ये बेसिक चंद एक बातें आपके पास इसमें आ जाती हैं। अच्छा, इससे पहले हम लोगों ने जिस तरह थोड़ी सी बात की थी कि आपके पास साइंस क्या है, और आगे हम लोगों ने बात की थी, देखें साइंस को हम लोगों ने कहा कि इनिशियली ये जो था ना, साइंटिफिक स्टडी जो थी सारी की सारी एक ही ब्रांच के अंदर स्टडी की जा रही थी। वो किसी किस्म की भी साइंस हो सकती है, वो आपके पास डेली बेसिस के ऊपर जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं कुछ उसके बारे में स्टडी हो गई। आप लोग किसी जानदार के बारे में स्टडी करें, किसी बेजान के बारे में स्टडी करें, वो सारी की सारी एक ही जगह पर स्टडी की जा रही थी और उसे आप लोग नेचुरल फ़िलासफ़ी कहते थे। लेकिन डेटा इतना ज़्यादा कलेक्ट हो गया कि आप लोग फिर उसे क्लासीफाई करना पड़ा कि ये वाला पोर्शन हम लोग इस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन इस ब्रांच के अंदर पढ़ेंगे। तो साइंस को मेनली 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया गया। एक को आप लोगों ने कह दिया कि ये आपस सोशल साइंस आ जाती है और दूसरी आप लोगों ने कहा कि नेचुरल साइंस आ जाती है। सोशल साइंसेस के अंदर तो हम लोग इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स को डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद मतलब इकोनॉमिक्स आप लोग माशियात और सियासियात वगैरह डिस्कस करते हैं, ये हमारी डेली लाइफ के मुतल्लिक है। उसके बाद हम लोग जब नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं तो नेचुरल साइंसेस को आगे आप लोग 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक के अंदर आप लोग जानदार चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं जिसे आप लोग बायोलॉजिकल साइंसेस कहते हैं, और दूसरी आप पास फिजिकल साइंसेज आ जाती हैं जिसके अंदर आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। बायोलॉजिकल साइंसेज को भी आगे आप लोग क्लासिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर आप लोग बायो को डिस्कस करते हैं, ज़ूलॉजी, बॉटनी वगैरह, ये हमारी अलग क्लास आ जाती है। वो आप लोग बायो के लेक्चर्स के अंदर ये वाली चीज़ें डिस्कस करेंगे। बॉटनी हो गई, ज़ूलॉजी हो गई, ये सारा उसके मुतल्लिक आ जाता है। जब जो हमारा कंसर्न है वो हमारे पास है फिजिकल साइंसेज के साथ, जिसके अंदर आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं। उसके अंदर आप लोग बहुत सी ब्रांचेस आ जाती हैं। मेनली हम लोग कहते हैं कि एस्ट्रोनॉमी आ गई, केमिस्ट्री आ गई, फिज़िक्स आ गई, जियोलॉजी आ गई। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की आ जाती हैं साइंसेस जो कि हम लोग
फिज़िकल साइंसेज में डिस्कस करते हैं। और वो क्लासिफिकेशन क्यों की हमने, क्योंकि डेटा इतना ज़्यादा कलेक्ट हो गया। जब भी आप किसी भी चीज़ की पोर्शन बना लेते हैं तो आप लोग ज़्यादा अच्छी तरीके से उसके ऊपर तहकीक कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा साइंस को आगे क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई। हमारा जो मेन कंसर्न है इन ब्रांचेस में से, हमारा जो कंसर्न है वो फ़िज़िक्स के साथ है। तो हम लोग अभी फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। तो साइंसेस के अंदर जो बात की जाती है, साइंस की जो इब्तिदा है वो तो जब इंसान की तख्लीक हुई वहाँ से ही साइंस का आगाज़ हो चुका था। और जो नेचुरल फिनोमेना ज़िक्र हो रहे थे वो तो उसी वक्त से हो रहे हैं। तो आगे फिर हम लोग जब फ़िज़िक्स ही डिस्कस करते हैं तो आगे हम लोग फ़िज़िक्स की बात की जाए तो फ़िज़िक्स जो है वो वर्ड फ़िज़िक्स हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम ग्रीक, एक ग्रीक वर्ड है फिजिकोस और फिजिक्स से निकला है। इसका मतलब है नेचुरल एंड नेचर रिस्पेक्टिवली। मतलब फिजिकोस आप लोग नेचुरल कह सकते हैं और फिजिक्स जो है वो आप पास नेचर को कहते हैं। तो फिज़िक्स के अंदर हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो मेनली नेचर के बारे में और मुख्तलिफ़ तरह के जो लॉज गवर्न हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम लोग कहते हैं कि बेसिक जो लॉज आप पास आ रहे हैं वो हम लोग डिस्कस करते हैं। नेचर के अंदर जो भी फिनोमेना ज़िक्र हो रहे होते हैं वो हम फिज़िक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। फ़िज़िक्स की जो एक बिल्कुल बेसिक सी जो डेफिनेशन की जाती है आम तौर पे ये भी करते हैं कि स्टडी ऑफ फिज़िकल यूनिवर्स। तो फिज़िक्स के अंदर हम लोग मादी दुनिया को समझते हैं। आप लोग मैटर के बारे में जितनी भी स्टडी होती है आप लोग यूनिवर्स की स्टडी करते हैं। तो ये बहुत वाइड रेंज जो है वो कवर करता है ये सब्जेक्ट। इसके अंदर आप लोग बेसिक लॉज के बारे में पढ़ते हैं, चाहे वो आपके पास कोई फ्लोटिंग के लॉ आ जाए, कोई चीज़ तैरती किस तरह से है, आप लोग ग्रेविटेशन मतलब कशिश शकल क्यों चीज़ें खींचती हैं वो आप पास आ जाते हैं। उसके बाद हरकत के कवानीन के बारे में आप लोग स्टडी करते हैं। उसके बाद आप लोग रगड़ की वजह से जो हीट पैदा होती है वो क्यों होती है, यही आपको फिज़िक्स एक्सप्लेन करती है। उसके अलावा ज़मीन घूमती है सूरज की गिर्द, उसी तरह सूरज भी अपने मैदान में घूम रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें जो हैं वो सारी स्टडी की जा रही होती हैं। उसके अलावा जो प्लैनेट्स जो हैं वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में। तो ये सारे के सारे बेसिक लॉज जो हैं वो फिज़िक्स ही हमें एक्सप्लेन करती है। तो फिज़िक्स की अगर हम लोग एक जो डेफिनेशन है जो हम लोग पढ़ते हैं बुक्स के अंदर जो हमें बताई जाती है, हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप इज कॉल्ड फिज़िक्स। तो मतलब मादा, तवानाई और इनका बाहिमी ताल्लुक़, उसकी स्टडी को आप लोग कहते हैं। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं कि आप पास जो मैटर है वो क्या चीज़ है, एनर्जी क्या है और इसका रिलेशनशिप के बारे में आप लोग, रिलेशनशिप का मतलब क्या है, वो किस तरह से है। तो सबसे बेसिक चीज़ अब हम लोग जब बात करें कि मैटर क्या है, कोई भी चीज़ जो कैमियत रखती हो, हम आम तौर पे वज़न भी कह देते हैं, जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो उसे आप लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। मिसाल के तौर पे एयर हो गया, वाटर हो गया, रॉक्स हो गया, चेयर हो गई, टेबल हो गया। कोई भी आपके पास वो चाहे गैशियस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, इवन के प्लाज्मा स्टेट है, वो आप पास मैटर आ जाता है। तो ये आप पास मैटर की बात आ जाती है। एनर्जी आप लोग बिल्कुल जानते हैं, 7th क्लास से 6th क्लास से आप लोग पढ़ते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। एनर्जी मुख्तलिफ़ तरह की फॉर्म में हो सकती है। वो आप पास जियोथर्मल एनर्जी हो सकती है, सोलर एनर्जी हो सकती है, विंड एनर्जी हो सकती है, उसके अलावा हाइड्रो एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है, सो ऑन। एनर्जी की आप पास बहुत सारी किस्में आ जाती हैं और एनर्जी जो है वो आगे आपको वर्क करके देती है। अभी जो मेन चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो आप पास आता है म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। अच्छा, इस चीज़ को आप लोगों ने ज़रा समझना है कि आप पास क्या मतलब है मैटर और एनर्जी का आपस में रिलेशनशिप। आम तौर पे साइंटिस्ट का ये मानना है कि जो मैटर और एनर्जी थे इनिशियली वो एक ही जगह पे थे। जब कायनात का आगाज़ हुआ, मतलब जब कहते हैं कि बिग बैंग थ्योरी, उससे पहले मादा और तवानाई एक ही जगह पे थे। और जब बिग बैंग हुआ तो उसके बाद मैटर अलग होना शुरू हुआ और एनर्जी अलग हो गई। तो इससे ये मानना हुआ कि इसका मतलब है कि मादा और तवानाई अगर पहले एक जगह पे थे तो इसका मतलब है कि
तवानाई मादा में और मादा तवानाई में, मतलब एनर्जी मैटर में और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो यही रिलेशनशिप हमें आइंस्टाइन की एक फेमस इक्वेशन है E = mc² हमें बताती है। इसके अंदर आपके पास E जो है वो आपके पास एनर्जी है, M आपके पास मैटर या आप लोग मैस कह सकते हैं, और C जो है वो आपका स्पीड ऑफ लाइट है और उसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 3 × 10⁸ मीटर ट्रैवल करती है लाइट एक सेकंड के अंदर, तो बहुत हाई स्पीड आ जाती है। तो बिग बैंग जो है वो अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन हम लोग कहते हैं कि 14 बिलियन ईयर्स एगो हुआ था, और वहाँ पे जो है वो मैटर अलग और एनर्जी अलग हुई थी, और फिर हम लोग ये कहते हैं कि मैटर एनर्जी में और एनर्जी मैटर में कन्वर्ट हो सकता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको अगर दूं कि मैटर का एनर्जी में कन्वर्जन, जब आप लोग लकड़ी जलाते हैं तो क्या होता है, लकड़ी जो है वो आपके पास जलती है, राख बनती है, राख को दोबारा आप लोग कलेक्ट करें तो क्या वो उतनी ही मैस बनेगी जितनी लकड़ी की थी? बिल्कुल भी नहीं ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मैस जो है वो कन्वर्ट हो चुकी थी एनर्जी के अंदर। सो यहाँ पे आप लोगों ने एक समझ लिया कि आपके पास मैटर जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। उसके अलावा आप लोग अगली क्लासेस में जाके पढ़ेंगे कि एनर्जी को भी मैटर में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप लोग वहाँ पे कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ेंगे, पेयर प्रोडक्शन पढ़ेंगे, वहाँ पे आप लोग ये स्टडी करेंगे कि आप पास जो है वो एनर्जी जो है वो मैटर में कन्वर्ट हो रही है। तो ये बेसिक बात आती थी मैटर एनर्जी और उसके म्यूचुअल रिलेशनशिप के बारे में। तो होप सो आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अच्छा, फिज़िक्स के जहाँ तक स्कोप की बात की जाए तो फिज़िक्स वाइड रेंज को कवर करता है। जिस तरह हम लोगों ने इनिशियली कहा कि फ़िज़िक्स जो है वो यूनिवर्स की स्टडी है, तो यूनिवर्स के अंदर तो तकरीबन सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो हम लोग ब्रीफली थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर आप लोग जब बात करते हैं फिजिक्स गिव्स अस इनसाइट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू इवेंट्स हैपनिंग इन द यूनिवर्स। तो कायनात के अंदर मुख्तलिफ तरह के इवेंट्स अकर हो रहे हैं, फिनोमेना अकर हो रहे हैं। मिसाल के तौर पे वक्त गुजर रहा है आपके पास, उसके अलावा मतलब दिन रात आपके पास आ रहे हैं, उसके अलावा हवा चल रही है, बारिश होती है, उसके बाद सर्दी गर्मी का आना, मुख्तलिफ़ तरह के फिनोमेनस होते हैं। तो ये हमें फ़िज़िक्स एक्सप्लेन करती है, हमें मुख्तलिफ़ तरह की प्लैनेट्स की मोशन, हमारा सूरज, ज़मीन और इसकी मूवमेंट, उसके अलावा हवाओं का चलना, बादल का बनना, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करती है फ़िज़िक्स हमें। तो इन मतलब बेस आपके पास फ़िज़िक्स है, आप लोग फ़िज़िक्स की वजह से इन मुख्तलिफ़ तरह के जो आपकी इवेंट्स अकर हो रहे हैं इनमें आप लोग समझ सकते हैं। उसके बाद फ़िज़िक्स जो है, जिस तरह हम लोगों ने कहा कि बहुत छोटे से छोटे पार्टिकल्स की स्टडी से लेके बड़े से बड़ी गैलेक्सीज तक की जो स्टडी होती है वो आप लोग फिज़िक्स के अंदर पढ़ते हैं। फिज़िक्स का वाइड रेंज ऑफ फिनोमेना फ्रॉम सब एटॉमिक पार्टिकल टू द लार्जेस्ट गैलेक्सीज एंड यूनिवर्स। शुरू में ग्रीक्स लोग ये कहते थे कि आपके पास जो एटम है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। एटम मतलब एटम से मिलकर चीज़ें बनी हुई हैं, लेकिन जो नई आगे रिसर्च आई उसके बाद हमें ये पता चला कि एटम छोटा नहीं है, एटम के न्यूक्लियस होता है सेंटर में, और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, न्यूट्रॉन मौजूद है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी जो है वो क्वार्क्स से मिलके बने हुए हैं। वो क्वार्क्स जो हैं वो बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इस तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल और भी बहुत सारे डिस्कस किए हुए हैं। तो ये तो बहुत छोटा लेवल हो गया जो कि हमें नज़र आने का सवाल ही नहीं पैदा होता, हम लोग नहीं देख सकते अपनी नेकेड आई से। जबकि गैलेक्सीज जो बड़ा लेवल बात की जाए, हमें तो ज़मीन ही बहुत बड़ी लगती है। उसके बाद सूरज आ जाता है, सूरज के बाद आपके पास हज़ारों सूरज होते तो हमारी एक मिल्की वे बनती है, और मिल्की वे भी बहुत बड़ी गैलेक्सी नहीं है आम बाकी गैलेक्सीज की निस्बत। तो हमारे सबसे करीब एक और एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, वो भी आप पास बड़ी है। तो सेवरल किस्म की गैलेक्सीज आ जाती हैं। तो ये बहुत वाइड रेंज जो है वो फिज़िक्स ने कवर करती है। तो हम लोग एस्ट्रोनॉमी के अंदर ये वाली चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो फिज़िक्स जो है वो वाइड रेंज जो है वो कवर करता है। तो फिज़िक्स का स्कोप इसके लिहाज से भी है। उसके अलावा हम लोग जो बेसिक लॉज हैं, फंडामेंटल लॉज, उन्हें डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पे न्यूटन के लॉज, न्यूटन ने हमें जो बेसिक लॉज दिए थे उसमें ये कहा कि जब किसी जिस्म के ऊपर फोर्स ना लगाई जाए तो वो हरकत नहीं करेगा। आमतौर पे होता है ऐसा। इसके उसके बाद ये कहा जाता है कि फ़ोर्स जब लगाएंगे तो चीज़ें एक्सेलरेट करेंगी, ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगी। फ़ोर्स कम करेंगे तो कम एक्सेलरेट करेंगी। हाँ, भारी जिस्म के ऊपर उतनी फ़ोर्स लगाई जाएगी तो वो कम मूव करेगी। हल्के जिस्म के ऊपर अगर फोर्स आप लोग लगाते हैं तो वो ज़्यादा आसानी के साथ मूव करेगा। आपके पास एक्शन रिएक्शन हो सकता है, ये न्यूटन बताता है। उसके बाद पास्कल लॉज जो हैं, वो पास्कल लॉ हमें क्या बताता है, वो ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी कंटेनर के अंदर फ्लूइड को बंद करें और आप लोग फोर्स जब अप्लाई करेंगे
तो लिक्विड के हर पॉइंट के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ये तो हमें पास्कल लॉ बता देता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हमें क्या बताता है, वो ये हमें बताता है कि आप लोगों ने भी ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब पानी के अंदर आप कोई चीज़ डिप करते हैं या आप लोग कोई चीज़ लट से बाल्टी या आप लोगों ने पानी के अंदर डाली हुई है, पानी के अंदर रहते हुए वो आपको हल्की महसूस होती है। जो ही हवा के अंदर आप लोग खींच के उसे लेके आते हैं तो वो आपको भारी महसूस होती है। तो आर्किमिडीज से मैंने हमें ये बताया था कि जब पानी के अंदर कोई चीज़ डिप करते हो तो पानी उसके ऊपर उछाल की कुव्वत लगाता है, जिसे आप लोग बाइंड फोर्स कहते हैं या अप थ्रस्ट कहते हैं। तो ये जो अप थ्रस्ट होता है वो इक्वल होगा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुए। जब आप पानी के अंदर कोई चीज़ बाल्टी के अंदर लट से डालते हैं, बाल्टी भरी हुई है, तो आप उसके अंदर कोई चीज़ डिप करते हैं तो पानी बाहर निकलता है, इसे कहते हैं फ्लूइड डिस्प्लेस। वो जो फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसका वेट और जो अप थ्रस्ट लगी है वो आपस में इक्वल होता है। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल बताता है। इस तरह के बहुत से लॉज हैं जो कि फिज़िक्स जो है वो उन्हें इसके अलावा फ़िज़िक्स का जो इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं उसके आप इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे इंजीनियरिंग के अंदर आप लोग आजकल बहुत फास्ट व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आर्किटेक्चर मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग वगैरह की जाती है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आप लोग किसी भी बिल्डिंग के उसकी अंदर जो मटीरियल इस्तेमाल हुआ वो होता है, उसके अंदर फ़िज़िक्स की बेसिक लॉज को आप लोग स्टडी करते हैं कि वो कितना स्टिफ होना चाहिए मटीरियल, उसके अंदर मटीरियल की किस तरह का मटीरियल होना चाहिए, उसकी स्टिफनेस क्या होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ क्या होनी चाहिए, डिक्टेलिटी के बारे में आप लोग डिस्कस करते हैं। ये फ़िज़िक्स हमें बताती है। उसके अलावा आप लोग बहुत फास्ट इंजन के जो व्हीकल्स बनाते हैं उसके अंदर इस्तेमाल होता है। टेक्नोलॉजी की आज की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का दौर है, उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह के आप लोग सबसे सिंपलेस्ट किस्म का गैजेट जो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट्स हो गए या लैपटॉप्स हो गए। तो सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के आने की वजह से टेक्नोलॉजी जो है वो इन्हांस हो गई है। पहले ज़माने में तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो जब इजाद इनिशली होती थी बड़े होता था, लेकिन फ़िज़िक्स की वजह से, सेमीकंडक्टर्स के आने की वजह से चीज़ों का साइज़ स्मॉल हो गया और आप लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा फ़िज़िक्स जो है वो आप लोग साइंस ऑफ मेजरमेंट्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि फ़िज़िक्स जो है वो क्वांटिटेटिव बात ज़्यादा करती है क्वालिटेटिव की निस्बत, क्योंकि आप लोग यहाँ पे मेजरमेंट करते हैं। प्रिसाइज मेजरमेंट करने में आपको फ़िज़िक्स हेल्प करती है। आप लोग एक्यूरेट मेजरमेंट्स की जानिब जाते हैं जब आप लोग फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो फ़िज़िक्स जो है वो आप फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप लोग उनमें डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या होती हैं फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। तो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिनकी आप लोग पैमाइश कर सकते हैं। तो फ़िज़िक्स हमें हेल्प करती है बहुत चीज़ों की पैमाइश करने में, चाहे वो वक्त के लिहाज से हो, चाहे आप लोग लंबाई को मैयर करें, चाहे आप लोग किसी भी चीज़ की कैमियत को, मैथ को मैयर करें। तो मुख्तलिफ़ तरह की क्वांटिटीज़ को आप लोग पैमाइश करते हैं और फ़िज़िक्स हमें उसमें हेल्प करती है। उसके अलावा फ़िज़िक्स जो है सिर्फ खुद ही एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी फील्ड हैं जहाँ पे आप लोग फ़िज़िक्स का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे केमिस्ट्री के अंदर इस्तेमाल करते हैं, बायो के अंदर इस्तेमाल करते हैं, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, एनवायरमेंटल साइंसेज, एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग एंड इवन इन द मेडिसिन्स हैव मेड बाय द फिजिस्ट। अच्छा, जो फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उसके ऊपर वर्किंग करते हैं, उन्हें फिजिस्ट कहा जाता है। आम तौर पे कुछ लोग ये भी समझते हैं कि फ़िज़िशियन जो होते हैं वो मेडिसिन बनाते हैं, ठीक है। और फिजिस्ट जो हैं वो आपके पास जो कि फ़िज़िक्स के ऊपर वर्किंग करते हैं, फ़िज़िक्स की लॉज को समझते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उन्हें आप लोग फिजिस्ट कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ तरह की फील्ड थी जहाँ पे फ़िज़िक्स का इस्तेमाल होता है। होप सो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होगा इंशाल्लाह।